नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूँ आपका करंट अफेयर की नई क्लास में, जिसके मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 सवाल जो बने हैं आज रात तक की सुर्खियों से, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। और आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए, जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। दोस्तों, ये लाइन हर प्रत्येक व्यक्ति और खासकर विद्यार्थी जीवन में एकदम सटीक बैठती है। दोस्तों, हमेशा हम ये आस लगाते हैं कि हमारी जिंदगी में संघर्ष ना हो, हमारी जिंदगी बड़े आराम से गुजर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोस्तों, जिंदगी में किसी भी काम के लिए आपको संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, लेकिन एक बात इसकी तय है, संघर्ष आपका जितना बड़ा होगा, सफलता उससे भी ज्यादा बड़ी होगी। यानी जितना आप संघर्ष करेंगे, सफलता का उससे ज्यादा मजा आप ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके आज के संघर्ष को अगले 10 क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? दोस्तों, हाल ही में जो फ्रांस है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने घोषणा की है कि वो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। ये दोस्तों, ये बात एक छोटी घटना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वाला फ्रांस G7 सदस्य देशों में से, G7 देशों में से इकलौता देश है, इकलौता यानी अकेला देश है जो फिलिस्तीन को मान्यता देगा। और कब देने की घोषणा की है इसने कहा है सितंबर 2025 में हम इसे क्या करेंगे, मान्यता देंगे। ठीक है, ये दोस्तों बात बहुत बड़ी है, क्योंकि G7 जो ग्रुप है वो विकसित देशों का ग्रुप है, और इसमें प्रभुत्व किसका है, तो अमेरिका का प्रभुत्व इसमें है। और अमेरिका से बाहर जाने की कोशिश आजकल फ्रांस कर रहा है। फ्रांस अपने आप को यूरोप का नेता बनाने के चक्कर में है, क्योंकि इसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी क्षति अमेरिका को राष्ट्रपति बनने के बाद पहुंचाई है, शायद इतनी किसी और ने पहुंचाई हो। जैसा कि चाणक्य ने कहा था, अगर कोई व्यापारी देश का राजा बन जाए तो उसका विनाश निश्चित है। शायद अमेरिका उसी राह पर चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में फ्रांस यूरोपीय यूनियन के साथ पूरे संबंध खराब किए, जापान के साथ संबंध खराब किए, यहां तक कि भारत के साथ संबंध खराब किए, और भारत और चाइना को रिश्ते सुधारने का एक मौका भी दिया है। इसके चलते भारत और चाइना भी करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रांस ने अभी क्या कहा है कि वो फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा, और ऐसा करने वाला G7 का ये कौन सा देश है, तो G7 का ये इकलौता, ये पहला देश है। अगर बात करूं मैं G7 की, तो G7 ग्रुप ऑफ सेवन, और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 1975 को हुई। इसमें कितने देश हैं, तो इसमें 7 देश हैं। कौन कौन से, तो इसमें यूएसए, यूके, जापान, उसके साथ जापान, जर्मनी, इटली और फ्रांस, ये 7 देश इसमें शामिल हैं। अभी इसकी बैठक कहां हुई थी, तो इनकी बैठक अभी कनाडा में हुई थी। कनाडा में इसमें हमारे पीएम मोदी जी ने भाग लिया था। ठीक है, पीएम मोदी जी ने अभी भाग लिया था। यहीं पर जो बैठक हो रही थी, वहीं से डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए थे, जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा था। तो तब मैक्रोन ने इसका उपहास उड़ाते हुए कहा था कि शायद दोनों के बीच में क्या कराने जा रहे हैं, समझौता कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं। तो इनके बीच में, अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच में, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर जारी है। तो इसी क्रम में फ्रांस ने क्या कहा है, फ्रांस ने कहा है कि हम किसको, फिलिस्तीन को क्या देंगे, मान्यता देंगे, देश के रूप में मान्यता देंगे। 1988 के बाद जो 193 सदस्य देश हैं इसके, संयुक्त राष्ट्र के 193
3 देशों में से 140 देशों ने क्या कहा है, फिलिस्तीन को मान्यता दे रखी है। किसको? फिलिस्तीन को मान्यता दे रखी है। किसके रूप में? एक देश के रूप में मान्यता दे रखी है 193 देशों में से। भारत ने भी उसको 140 देशों में से है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी हुई है देश के रूप में। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इजराइल की, तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों कहां पर है? तो ये दोनों भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप में भूमध्य सागर के पूर्वी कोने पर स्थित है। तो ये रहा फिलिस्तीन और इजराइल, एक छोटा सा देश है। अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये है फिलिस्तीन और इजराइल। तो अब बात करते हैं फिलिस्तीन और इजराइल के इस बीच संघर्ष की और इनके इतिहास की। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप है फिलिस्तीन का 1947 से पहले का, यानी जो आप ग्रीन क्षेत्र ये देख रहे हैं, हरा क्षेत्र देख रहे हैं, इस पर फिलिस्तीन का अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, इनका अधिकार क्षेत्र छोटा होता हुआ। लेकिन अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि इस क्षेत्र पर कभी यहूदियों का शासन हुआ करता था, यानी ये भूमि यहूदियों की थी। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम का उत्थान हुआ और मुसलमानों ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया, तो यहां से यहूदियों को अपना क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। इसी क्रम में इन्होंने जाकर पोलैंड में शरण ली। पोलैंड में भी जब पोलैंड का उत्तर और पश्चिम और पूर्वी में विभाजन हुआ, तो वहां से भी इनको जाना पड़ा। फिर आगे अगर हम इतिहास में देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की हार होती है, तो उसका जिम्मेदार भी यहूदियों को ठहराया जाता है। और इसी का बदला लेने के लिए हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों को बड़ी संख्या में मरवाया। उसने गैस के चैम्बर बनाए और उनको जिंदा ही यहूदियों को पकड़ पकड़ के पूरे यूरोप से उसमें डाला और उनको जहरीली गैस द्वारा मार दिया गया। इस घटना को हम होलोकॉस्ट घटना के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूके यानी ब्रिटेन ने यहूदियों से वादा किया था, अगर वे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत जाते हैं तो उनको रहने के लिए एक देश की व्यवस्था करेंगे। इसी क्रम में जब युद्ध खत्म हुआ और ब्रिटेन की जीत हुई, तो उसके बाद उन्होंने अपना वादा निभाते हुए इजराइल को छोटा देश दिया। और ये देखिए 1947 का मैप है, जब इन्हें एक देश मिला था। तो जो ये आप सफेद वाला स्थान देख रहे हैं, ये कौन किसका था? तो ये इजराइल को रहने के लिए, यानी यहूदियों को इजराइल के रूप में एक देश मिला। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। 1967 में आते हुए एक 6 दिवसीय वॉर, 1967 में 6 दिवसीय वॉर, 6 दिवसीय वॉर होता है किसके बीच? इजराइल के बीच और अरब के देशों के बीच, जिसमें बड़े बड़े अरब के देश, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, सीरिया सारे देश शामिल थे। इनको इजराइल ने सिर्फ 6 दिन के युद्ध में हरा दिया और इसके बाद अपने क्षेत्र का विस्तार किया। यहां पर देखिए, यहां पर ये 1967 में इतने क्षेत्र पर उसने अधिकार कर लिया। उसके बाद अगर बात करें हम 2020 की, तो 2020 में ये स्थिति थी कि जहां पर भी आपको एक ग्रीन के बीच में सफेद भी दिख रहा है, वहां पर क्या है? इजराइल ने अपना अधिकार कर लिया है। दरअसल मामला यहां पर है जेरूसलम शहर को लेकर है। कौन सा शहर? जेरूसलम शहर। जेरूसलम शहर जिसे इजराइल अपनी राजधानी बताता है। राजधानी किसे बताता है? जेरूसलम को। कौन? इजराइल। और इसे मान्यता भी राजधानी के रूप में किसने दी है? यूएस ने दी है। जबकि भारत तेल अवीव को किसकी राजधानी मानता है? तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव को भारत मानता है। ये जो जेरूसलम शहर है, ये तीनों धर्म के लिए, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? ये तीनों धर्म एक ही पेड़ की शाखाएं हैं, यानी एक ही जड़ से ये निकले हुए हैं। यहूदी जो हैं, इनमें से सबसे पुराना धर्म है और यहूदियों का मानना है कि यहूदियों का उदय इसी शहर से हुआ है, इसलिए यहूदियों के लिए यह महत्वपूर्ण शहर है। वहीं ईसाइयों का मानना है कि जो उनके ईसा मसीह थे, उनको सूली पर इसी शहर में लटकाया गया था। वहीं इस्लाम का मानना है
कि यहाँ पर एक मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद, और इस मस्जिद से मोहम्मद साहब ने, यानी इस्लाम के जो पैगंबर हुए हैं मोहम्मद साहब ने, अपनी जन्नत की यात्रा यहीं से शुरू की थी। इसलिए तीनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर फिलिस्तीन चाहता है कि यहाँ पर जो ये क्षेत्र है वो किसके पास रहे, फिलिस्तीन के पास रहे। वहीं इजराइल भी चाहता है कि ये क्षेत्र उसके पास रहे। अब इसी क्रम में जो आपको ये मैप दिख रहा है, अब ये ऐसा मैप भी नहीं बचा है, क्योंकि ये जो गाजा पट्टी है, ये क्षेत्र गाजा पट्टी, और ये आपको जो ग्रीन क्षेत्र दिख रहा है अभी छोटा छोटा बचा है, इसका नाम है वेस्ट बैंक। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं फिलिस्तीन। फिलिस्तीन इन दोनों को मिलाकर कहते हैं। लेकिन इस गाजा पट्टी पर भी अभी इजराइल ने अधिकार कर लिया है। कुछ दिन बाद आपको ये ग्रीन वाला क्षेत्र भी व्हाइट ही दिखाई देगा, और यहाँ पर भी फिलिस्तीनी को मार मार कर इन्होंने यहाँ से भगा दिया है। ठीक है, तो अभी इसी क्रम में इजराइल का सपोर्ट किसके साथ है, यानी यूएस और इजराइल एक साथ है। यूएस का विरोध करते हुए फ्रांस ने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये पूरा विवाद समझ में आया होगा। चलिए रिवीजन के क्वेश्चन कुछ देखते हैं इसमें। हाल ही में किस संस्था ने राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदान रजिस्ट्री शुरू की है? तो जो हमारा इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है, इसने ये शुरू की है। हाल ही में नाच 3.0 किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में गूगल के नए एआई मोड किस तकनीक द्वारा संचालित है? तो इन्होंने अपना जेमिनी 2.5 एआई संचालित नया लॉन्च किया है। हाल ही में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? यानी ऐसा प्लांट जहां पर बिजली के लिए ग्रिड ही नहीं है, वहां पर सारी कहां से उत्पन्न हो रही है? तो हाइड्रोजन द्वारा उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्लांट अडानी ने लगाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, हाल ही में पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स तृतीय को किस अभियान के तहत पौधा भेंट किया? तो जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कहाँ हैं? वो यूके की यात्रा पर है, यूके की यात्रा पर है। और यहीं पर इन्होंने, मैंने आपको पढ़ाया था, एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट किया है। किसके साथ? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ किया है? तो यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। अभी मैंने 1-2 दिन पहले आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी थी। अभी यहां पर पीएम मोदी वहां के जो राजा हैं चार्ल्स, उनसे भी मिले हैं। और इन्होंने मुलाकात कहां की है? तो यहां पर एक पैलेस है, स्टेडियम पैलेस, स्टेडियम पैलेस। यहां पर पीएम मोदी किससे मिले? तो पीएम मोदी चार्ल्स थर्ड, राजा चार्ल्स थर्ड से मिले हैं। राजा चार्ल्स थर्ड से ये मिले और इन्होंने इन्हें एक पेड़ क्या दिया? उपहार दिया, पेड़ उपहार दिया। और इस पेड़ का नाम क्या है? तो इसका नाम है सोनोमा, सोनोमा ट्री, या इसे हम रुमाल ट्री के नाम से भी जानते हैं, रुमाल ट्री, रुमाल ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये कैसा है? यह एक सजावटी पौधा है, सजावटी पौधा है। तो इन्होंने ये पौधा इन्हें दिया है, सजावटी पौधा है। और ये पौधा इन्होंने किसको दिया है? तो चार्ल्स थर्ड को दिया है। किस मिशन के तहत दिया गया है? तो ये पौधा एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान के तहत चार्ल्स थर्ड को इन्होंने एक पौधा भेंट किया है। चार्ल्स थर्ड जो है ये बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं। ये क्या है? जैव विविधता, यानी जैव विविधता और सतत जलवायु के बहुत बड़े समर्थक हैं। तो इसलिए इन्होंने इनको एक पौधा देकर इनको क्या किया? एक उपहार दिया है, जिससे कि ये एक भावनात्मक रूप से इनसे जुड़ सके। ठीक है, तो इन्होंने ये पौधा इनको दिया है।
चार्ल्स जो कहां के राजा हैं, तो ये ब्रिटेन के हाल ही में राजा हैं। ठीक, तो ये बात हो गई पूरी इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई। अब बात करें हम अगर, तो ये रहे चार्ल्स और पीएम मोदी जिन्होंने सजावटी पौधा इनको दिया है। अब बात करें हम यूके की, तो यूके जो यूरोपीय देश है और कहां पर है, तो ये आपको जूम करके मैं दिखाता हूं, तो ये है यूके, अंग्रेजों का देश जो हमें लूट कर गए थे। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कितना बड़ा है, तो यहां से आपको मैंने कई बार बताया है कि ये है यूके। यूके में कौन कौन शामिल है? यूके में ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थ उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल है। और ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन है, तो ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, ये 3 देश इसमें ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं। और अगर इसमें नॉर्थ आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाए तो इसका नाम यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। यूके की राजधानी, इसकी राजधानी लंदन है। क्या राजधानी है इसकी? लंदन है। और इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी यूरो इसकी मुद्रा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लंदन, तो ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है। थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, थेम्स नदी के किनारे कौन स्थित है, तो लंदन स्थित है। और यहाँ का सर्वोच्च चोटी, यानी यहाँ से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है वेन नेविस। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है, तो यहाँ की सबसे लंबी नदी सॉरवन नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो सॉरवन नदी यहाँ की क्या है, सबसे लंबी नदी है। तो ये पूरी जानकारी किसके बारे में हो गई, आपकी इंग्लैंड के बारे में। अगर बात करूं इंग्लैंड और फ्रांस, तो दोनों के बीच में एक चैनल है जिसे हम डोवर जल संधि के नाम से भी जानते हैं। क्या है? इसको हम इंग्लिश चैनल, जो इसका सकरा रास्ता है उसको हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। और दोनों के बीच में जो जल संधि है उसको हम डोवर जल संधि के नाम से जानते हैं। डोवर जल संधि के नाम से हम इसको जानते हैं। ये जो इंग्लिश चैनल है इसकी चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है। 34 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसको आदमी तैर कर भी पार कर लेते हैं। और इसको पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने इसे पार किया? पहले भारतीय मिहिर सेन थे। मिहिर सेन। और पहली महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला इसको पार करने वाली, तो आरती शाह इसको पार करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, ये जो आपको चैनल दिख रहा है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इसको हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। चलिए, हाल ही में पटना के रघुपुर से जोड़ने वाले नए गंगा पुल का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जनजातीय योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? तो आदि कर्मयोगी पहल की इन्होंने शुरुआत की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के किस शहर में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, तो दक्षिण एशियाई जलवायु अनुसंधान केंद्र, वो एशियाई क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो आगरा में इसकी मंजूरी दी गई है। आगरा उत्तर प्रदेश में इसकी मंजूरी दी गई है। हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत भारत में हाथी जनसंख्या का पहला चरण किस क्षेत्र को पूरा हुआ है? तो जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, जिसमें हमारे असम और प्लस 7 राज्य हैं, उसमें पहला चरण इसका पूरा किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आज का देखते हैं। हाल ही में ट्रैकर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दरअसल मामला क्या है? मामला है नासा से जुड़ा हुआ। नासा जो यूएस की अंतरिक्ष एजेंसी है। अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी? तो नासा। इसने क्या किया है? इसने अभी पृथ्वी के
चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए एक मिशन भेजा है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रैकर्स मिशन। ठीक है, तो नासा द्वारा भेजा गया क्या है? ये एक मिशन है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वो चुंबकीय क्षेत्र जो सौर ऊर्जा या बाहर से आने वाले पिंडों से कैसे पृथ्वी की रक्षा करता है उसके बारे में बताता है। तो कौन सा मिशन है? ट्रैकर मिशन है। और इसको भेजा कहां से गया है? तो इसको कैलिफोर्निया यूएसए से और स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भेजा गया है। ठीक है, तो फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको भेजा गया। किसकी कंपनी का है? तो स्पेस एक्स कंपनी। और स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? तो एलन मस्क इसके मालिक हैं। एलन मस्क किसके मालिक हैं? तो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क हैं। और इसी कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 द्वारा इसको भेजा गया है। कहां से? तो कैलिफोर्निया से। असल में इसमें 2 उपग्रह को भेजा गया है जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, यानी जो हमारी पृथ्वी है इसके 2 पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। तो उत्तरी ध्रुव के पास, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास एक जगह है जिसको हम पोलर कस्प के नाम से जानते हैं। और यहां पर जो सूर्य से आने वाली जो क्या है? सौर फ्लेयर है, यानी जो गर्मी आती है, जो पृथ्वी की सूर्य की जो गतिविधियां होती है, सबसे ज्यादा आने वाली सौर फ्लेयर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी क्षेत्र पर डालती हैं। तो इसी क्षेत्र के अध्ययन के लिए क्या किया गया है? ये मिशन भेजा गया है। चलिए, अगर बात करूं मैं नासा की, तो नासा किसकी एजेंसी है? तो नासा की एजेंसी है। और ये देखिए रॉकेट फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है। ठीक है, अब जानते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं? तो ये देखिए, ये एक पृथ्वी का ध्रुव हो गया नॉर्थ, और ये नीचे वाला साउथ। लेकिन ये कैसे है? ये हमारे, क्योंकि पृथ्वी ऐसे तिरछी है, सूर्य के चारों तरफ 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये वाला जो पृथ्वी का जो ध्रुव है इसको हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और जो नीचे वाला ध्रुव है इसको हम पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। लेकिन ये दोनों ध्रुव कैसे हैं? तो ये दोनों ध्रुव हमारे भौगोलिक ध्रुव हैं, भौगोलिक ध्रुव। लेकिन जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो यहां पर मिलता है। और जो इसके चुंबकीय ध्रुव हैं, ऊपर साउथ है और नीचे नॉर्थ है। और ये कैसे हैं? ये इसके चुंबकीय ध्रुव हैं। तो चुंबकीय ध्रुव कौन सा है? ऊपर वाला साउथ और नीचे वाला नॉर्थ, उत्तरी। ठीक है, ये इसके चुंबकीय ध्रुव हो गए। तो आप चुंबकीय ध्रुव के बारे में जान रहे होंगे। भौगोलिक ध्रुव कौन से हैं? ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। लेकिन चुंबकीय ध्रुव ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ। लेकिन आप सब कहेंगे कि पृथ्वी में चुंबक होता कैसे है? दरअसल जो हमारी पृथ्वी है वो 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, और तीसरा जो अंदर वाला है उसको हम कोर के रूप में जानते हैं। अब ये कोर वाला भाग भी 2 भागों में बटा होता है, एक ऊपरी कोर और एक आंतरिक कोर। और ये जो आंतरिक कोर है ये किस अवस्था में है? तो ये ठोस अवस्था में है। और जो बाह्य कोर है ये कैसी है? ये तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में। और जो ये कोर का भाग है, इस पूरे कोर में अधिकतर किस पाई जाती है? तो निकिल और फेरस ऑक्साइड, निकिल यानी निकिल और फेरस लोहा, दोनों की अधिकता पाई जाती है। अब ये बीच वाला पार्ट हमारा ठोस भाग है और इसके चारों तरफ लिक्विड है। अब जब पृथ्वी
अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसके कारण जो ये लिक्विड भाग है ये भी इसके चारों तरफ, ठोस भाग के चारों तरफ घूमता है, और ये लिक्विड और ठोस के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आपको समझ आया होगा पृथ्वी में चुंबक कहां से आता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहां पर, उसके कोर में। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जब पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे दूसरे चित्र में, तो ये जो सोलर फ्लेयर सूर्य की पृथ्वी की ओर आ रही हैं, तो इनसे रक्षा कर रहा है, और क्या कर रहा है, इनको ये डिवाइड कर दे रहा है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, यहां से सूर्य से आने वाली सोलर फ्लेयर को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। तो इस सब के अध्ययन के लिए नासा ने ये ट्रैक्स मिशन भेजा है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये सब समझ आया होगा। चलिए अब मैं इसरो के बारे में, इसरो ने हाल ही में अपना अंतरिक्ष स्टेशन, इसरो का अंतरिक्ष स्टेशन कब बनाने की घोषणा की है, और अपना चंद्रयान मिशन कब तक भेजने की घोषणा की गई है। ये दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मैंने शायद कल ही आपको ये पढ़ाया है कि अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाएगा और चंद्रयान मिशन कब तक भेजेगा। चंद्रयान मिशन यानी मानव को चांद पर उतारना और वहां से वापस लेके आना, इसरो का ये मिशन। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पूरे वर्ष में कक्षा 10-12वीं छात्राओं के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो ऐसा करेंगे कब से, 2026 से। यानी आप अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट करने के लिए दोबारा भी एग्जाम दे सकते हैं, ऐसी व्यवस्था सीबीएसई द्वारा की गई है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस धार्मिक स्थल पर मां जानकी मंदिर का निर्माण और पुनर्विकास के लिए न्यास का गठन किया है, यानी कमेटी बनाई है। तो ये सीतामढ़ी बिहार में ये किया गया है। हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने यूचेस मास्टर 2000 का खिताब जीता, तो ये खिताब जीता है हमारे प्रज्ञानंदा ने ये खिताब जीता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो 27 जून को ये मनाया जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत और मालदीव ने अपनी द्विपक्षीय मित्रता की कितनी वर्षगांठ पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो 24 घंटे काम पर लगे रहते हैं। अभी वो लंदन से लौटे तो कहां पहुंच गए, मालदीव। तो पीएम मोदी किसकी यात्रा पर पहुंचे, मालदीव की यात्रा पर पहुंचे। और मालदीव में पहुंचते ही इन्होंने क्या किया कि जो मालदीव, भारत और मालदीव इनके बीच में क्या हुआ कि इनके जो संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई, 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। और इस वर्षगांठ पर इन्होंने क्या किया, डाक टिकट जारी किया। क्या किया, तो डाक टिकट जारी किया। किसने, भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी, और जो मालदीव के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मोहम्मद मोइजू। इन्होंने क्या किया, दोनों ने डाक टिकट जारी किया और कहा कि हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि जो हमारे मोहम्मद मोइजू हैं ये चाइना के समर्थक थे, और ये अपने देश में जब चुनाव हुए तो इसी मुद्दे पर राष्ट्रपति बने कि वो भारत को मालदीव से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि भारत मालदीव के हर तरह से मदद करता है। ऐसा मान लीजिए कि ये अलग देश जरूर है, लेकिन व्यवहार इसका ऐसा ही है जैसे हमारे किसी राज्य का हो। यहाँ खाने की सामग्री हो, पीने की सामग्री हो, सैन्य व्यवस्था हो या चिकित्सीय व्यवस्था हो, सबकी देखरेख भारत ही करता है। और भारत से ही यहाँ पर नजदीक होने के कारण सबसे पहले मदद पहुंचती भी है। लेकिन मोदी ने क्या कहा कि ये इन्होंने कैंपेन चलाया जिसको हम जानते हैं इंडिया आउट कैंपेन के नाम से, और उसके चलते ये सत्ता में काबिज हो गए। इसी के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत को आंखें दिखाते हुए
भारत से संबंध तोड़ने और चाइना से संबंध जोड़ने का एक प्रयास किया। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने लक्षद्वीप के बीच पर जाकर कुछ फोटो डाल दी। इससे हुआ क्या कि बाइकॉट मालदीव भारत में ट्रेंड कर गया और लक्षद्वीप के विकास की बातें होने लगी, क्योंकि जो हमारा मालदीव है ये किस पर है, तो ये पर्यटन पर ही इसकी अर्थव्यवस्था निर्भर है। और अगर पर्यटन में भी भारत के सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने जाते हैं। जैसे ही इसके ये पर्यटकों की कटौती हुई तो इसकी अकल ठिकाने आ गई और ये घुटनों पर चलकर भारत के पास आया। तो ये दोनों के बीच में बातचीत है। अब इन्होंने बड़ी मिन्नतें करके पीएम मोदी को अपने देश में बुलवाया है और वहां पर पूरा रेड कारपेट बिछाकर पूरी तरह से सम्मानित किया है। इसी क्रम में मोदी जी वहां पर गए और 60वीं वर्षगांठ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाक टिकट जारी किया। इस डाक टिकट में मालदीव और भारत की जो नावें हैं उनके बारे में जिक्र हुआ। तो भारत की जो नाव है, केरल की नाव उरु, केरल की नाव उरु, और जो मालदीव की वहां की पारंपरिक नाव है जो वहां के मछुआरे चलाया करते हैं उसका नाम है वधु धोनी। वधु धोनी, हमारे एमएस धोनी नहीं, वधु धोनी। तो ये क्या है, नाव है। कैसी, एक केरल की नाव और एक मालदीव की नाव। ये डाक टिकट पर दोनों पर छपी है। अब बात करूं भारत के संबंध कब से हैं, 60 साल से। लेकिन साल कौन सा था, तो 1965 में जब मालदीव स्वतंत्र हुआ, मालदीव को आजादी मिली, तो सबसे पहले जो देश के रूप में मान्यता देने वाले देश थे उनमें से एक भारत भी था। भारत ने भी इसको सबसे पहले मान्यता दी और देश के रूप में इसे स्वीकार किया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारे मोदी जी देखिए कैसे खड़े हैं मेमने की तरह। पहले एकदम शेर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने पंजा मार के क्या किया, सारी खाल उतार दी तो अंदर से मेमना निकला। और वो भी एकदम कैसा है, मौलाना टाइप मेमना है ना। चलिए, तो अगर बात करूं मालदीव की, तो मालदीव भारत के दक्षिण में स्थित एक देश है। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, थोड़ा ब्लर हुआ, नहीं ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मालदीव का पोस्टमार्टम और मालदीव के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो ये आपको जो छोटे छोटे चिंटू मिंटू द्वीप दिख रहे हैं, इन सबसे मिलकर क्या बनता है, ये मालदीव बनता है। तो ये हो गया देश मालदीव। और इसकी राजधानी क्या है, राजधानी इसकी होगी माले। राजधानी क्या है, माले। ठीक है, तो ये हो गई इसकी राजधानी यहाँ पर माले। और इसके ऊपर जो हमारा भारत शुरू हो जाता है और यहाँ है भारत के लक्षद्वीप वाले छोटे छोटे द्वीप। और यहाँ पर है भारत का सबसे दक्षिणतम मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप जो किसका है, लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में एक अक्षांश रेखा गुजरती है और जो भारत को मालदीव से अलग करती है। ये कौन सी है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आप याद रखेंगे 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को, भारत के मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। ठीक है, तो ये बात पूरी जानकारी माले के बीच में। अगर बात करूं इसकी मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा क्या है, तो मालदीवीय रुपया इसकी करेंसी है। अगर और बात करूं आपके बारे में, तो भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन कैक्टस चलाकर यहाँ पर क्या किया था, यहाँ की सरकार को बचाया था। दरअसल यहाँ की सरकार के खिलाफ क्या हुआ था कि तख्ता पलट की कोशिश की गई थी। तो ऑपरेशन कैक्टस किससे संबंधित है, भारत ने मालदीव की सरकार बचाने के लिए यहाँ पर अपने सैनिक भेजे और वहां के तख्ता पलट को बचाया। तो ऑपरेशन कैक्टस भारत और मालदीव की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पे है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हमारे कुछ रिवीजन के क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बीच में इसलिए डाले जाते हैं बार बार कि कहीं आप इनको भूल ना जाओ, क्योंकि हमने आपके पढ़ाने के साथ साथ याद करवाने की भी जिम्मेवारी ली है। तो कृपया इनको ध्यान से देखा करें और हो सके तो इनको बार बार नोट भी करें, क्योंकि जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको ये कंटेस्ट हो जाएंगे और एग्जाम में देखते ही आप सही ऑप्शन को चुन लेंगे। चलिए दोस्तों, हाल ही में फेयरफैक्स ने किस प्रमुख भारतीय नीति निर्माता को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, तो जो हमारे अमिताभ कांत जी हैं उनको नियुक्त किया गया है।
अमिताभ कांत, ठीक है, जो G20 के शेरपा भी थे। सुगम्य भारत ऐप किस मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया है? तो सुगम्य जो ऐप है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया ऐप है। हाल ही में इंडिया एनर्जी स्टैक की पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये पहल हमारे विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। जो हमारा बिजली वाला मंत्रालय है, विद्युत मंत्रालय, इसके द्वारा ये शुरू की गई है। हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कहाँ को किया है? तो हमारे अमित शाह जी ने निजामाबाद तेलंगाना में ये उद्घाटन किया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रेलवे ने हाल में किस प्रकार की पर्यावरण अनुकूलन ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों दरअसल जो भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे की चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है? तो चेन्नई में। इसने भारत में पहले स्वदेशी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का क्या किया है? ट्रायल किया है। तो ये कैसी ट्रेन है? जो हाइड्रोजन से चलती है। आज तक आपने कोयले से चलने वाली, डीजल से चलने वाली या इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली ट्रेनों को देखा होगा। अब ये कैसी है? तो ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर खत्म कि रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? तो चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसको बनाया गया है। लेकिन अब इसके बारे में हम स्टैटिक्स जीके पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। दरअसल 2023 में भारत ने क्या किया था? हरित हाइड्रोजन पहल शुरू की। हरित हाइड्रोजन पहल और इसका लक्ष्य क्या था कि 2030 तक भारत क्या करेगा? प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा प्रति वर्ष, और हाइड्रोजन को विदेशों में क्या करेगा? भेजेगा, निर्यात करेगा, यानी एक्सपोर्ट करेगा। तो ऐसा क्या हमने हरित हाइड्रोजन पहल शुरू की गई थी। इसी के अंतर्गत हमने एक पहल शुरू की जिसका नाम था हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। इसी के तहत कौन सी पहल शुरू हुई? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज ये पहल शुरू की गई। अब इस पहल में क्या किया गया? इस पहल में हमने ये निश्चय किया कि हम ऐसी 35 ट्रेनें बनाएंगे। क्या कितनी? 35 ट्रेनें जो किससे चलेंगी? जो H2 यानी हाइड्रोजन से चलेंगी। हाइड्रोजन से चलने वाली 35 ट्रेनें। और हमने कहा कि इसकी लागत 80 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन होगी। प्रति ट्रेन हम लागत से बनने वाली हाइड्रोजन ट्रेनों को निर्माण करेंगे। अब भारत ने इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य पूर्ति की तरफ पहला इंजन बना लिया है। अब भारत फ्रांस, जर्मनी और जापान, इन तीनों देशों के बीच ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला चौथा देश बन गया है ना। तो फ्रांस, जर्मनी और जापान के बाद अब भारत भी हाइड्रोजन ट्रेन चलाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन का फायदा क्या है? दरअसल दोस्तों जहां पर एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता। तो कैसी एनर्जी है? ये क्लीन यानी स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन होगी। कैसी? स्वच्छ ऊर्जा। हाइड्रोजन क्या है? तो स्वच्छ ऊर्जा है। और जो भारत के नेट जीरो, किसको? भारत के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की पूर्ति करने में भी क्या होगी? सहायक होगी। और ये लक्ष्य कब तक है? तो भारत ने ये लक्ष्य 2070 तक
लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसमें क्या है कि भारत जितना भी कार्बन उत्सर्जन करता है उतने कार्बन को भारत क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी सोख लेगा। तो इसको बोलते हैं नेट जीरो। कभी आपसे कोई पूछने लगे या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नेट जीरो का मतलब यह है कि हम कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है जितना कार्बन हमने निकाला उतना हमने सोख लिया, उसको हम बोलते हैं नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। तो भारत का लक्ष्य 2070 का है और इस लक्ष्य को पूरा करने में भी ये मददगार साबित होगी। ठीक है, तो भारत फ्रांस, जर्मनी और जापान के बाद तीसरा देश बन चुका है। ठीक, उसके बाद अगर बात करूं मैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या है, एक भविष्य के ईंधन के तौर पर देखे जाने वाला पदार्थ है। ये हो गई हमारी ट्रेन जो कहां से चली है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में चली गई है। अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? तो 1H1 जिसको हम जानते हैं, हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक को हम किस रूप में जानते हैं, तो प्रोटियम। प्रोटियम 1H2 जिसे हम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। तीसरा 1H3 जिसे हम ट्रिटेरियम ट्रिटेरियम के नाम से जानते हैं। तो प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला हमारा लद्दाख है। लद्दाख है ऐसा करने वाला। हाल ही में रेलवे टिकट बुकिंग प्रणाली में कौन सा नया सिस्टम लागू होगा? तो स्मार्ट चार्टिंग सिस्टम लागू होगा। स्मार्ट चार्टिंग सिस्टम लागू होगा। ठीक है, सिस्टम हिला देंगे। हाल ही में भारत ने 5 वर्षों से कम आयु बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी की गई है? तो 78% की। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी कमी आई है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास यानी SDG जिसमें भारत की रैंक 99 है, इसमें टॉप किसने किया है? तो फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है। ठीक है, तो फिनलैंड में इसने टॉप किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों हमारे यहाँ पर 1999 में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कायराना हरकत की और भारत के कश्मीर में ठीक है, जो कारगिल की पहाड़ियां हैं, कारगिल में जो पहाड़ियां हैं वहां चुपचाप क्या किया? भारत की पहाड़ियों पर ऊंचाई पर आकर पाकिस्तानी सेना बैठ गई। ठीक है, और उन्होंने कुछ भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया। कौन सा? ऑपरेशन विजय, और पाकिस्तान से ये पहाड़ियां छीन ली। ठीक है, ऑपरेशन विजय क्या हुआ? भारत विजय हुआ। और इसमें लेकिन भारत के 500 से अधिक सैनिकों ने अपनी शहादत दी। सैनिक शहीद हुए। ठीक है, 500 से अधिक भारत के सैनिक शहीद हुए। और 26 जुलाई को इसके उपलक्ष्य में उन सैनिकों की वीरता को याद करते हुए हम क्या मनाते हैं? तो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, कारगिल विजय दिवस। साथ ही इसी दिन 26 जुलाई को हम विश्व मैंग्रोव दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व मैंग्रोव दिवस के रूप में भी हम इस दिन को मनाते हैं। विश्व मैंग्रोव दिवस। मैंग्रोव क्या है? तो मैंग्रोव वनस्पति है जो खारे पानी में पाई जाती है। वनस्पति जो खारे पानी में पाई जाती है। और इस दिन की मनाने की घोषणा किसने की? तो यूनेस्को ने इसकी घोषणा 2015 में की। 2015 में कहा कि मैंग्रोव संरक्षण के लिए इसके मनाया जाएगा। मैंग्रोव संरक्षण के लिए मनाया जाएगा। दरअसल मामला क्या था कि 1980 के बाद विश्व में जितनी मैंग्रोव थी उनकी संख्या आधी ही बची थी। ठीक है, तो उसको संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाने लगा। अब
मैंग्रोव की बात करें, मैंग्रोव इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये मैंग्रोव जो है, जो उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इसको बीच से काटने वाली रेखा 0 डिग्री, उसके बाद ऊपर नॉर्थ में 23.5 डिग्री जिसे हम कर्क रेखा के रूप में जानते हैं, और नीचे मकर रेखा जिसे हम 23.5 डिग्री साउथ के नाम से जानते हैं। इनके बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कौन सा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं क्योंकि सूर्य यहाँ प्रकाश अधिक देता है और बारिश भी यहाँ पर अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसको हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो कार्बन का ऑक्सीजन देंगे और कार्बन लेंगे, तो कार्बन का सबसे ज्यादा सोखने का कार्य भी यही लोग करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मैंग्रोव से इन वनों की तुलना करूं तो मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में 5 गुना अधिक कार्बन को क्या करते हैं? सिंक करते हैं, यानी उनको सोख लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना तो 16 नवंबर 1945 को कहां पर हुई? तो पेरिस, और पेरिस में इसका क्या है? पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे पेरिस है। ठीक है, तो इसने क्या किया है? इसकी मनाने की घोषणा की थी। वहीं पर अगर मैं बात करूं भारत में मैंग्रोव वनस्पति, तो ये हमारा कारगिल दिवस हो गया और ये हो गई हमारी मैंग्रोव वनस्पति। भारत में ये कहां की जगह है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन में क्या पाई जाती है? सुंदरवन डेल्टा में सुंदरवन वनस्पति पाई जाती है। सुंदरवन वनस्पति ये कैसी है? तो ये मैंग्रोव वनस्पति है। क्या है? मैंग्रोव वनस्पति है। ठीक है, और जो सुंदरवन जो डेल्टा है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में डाला हुआ है। विश्व धरोहर सूची में मैंग्रोव वनों को शामिल किसने किया है? तो यूनेस्को ने इनको शामिल किया है। भारत के सुंदरवन डेल्टा, जो भारत का मैप है, भारत, चलिए इधर बनाते हैं, ये हमारा भारत हो गया। तो ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश तक, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। यानी भारत में विश्व का सर्वाधिक सुंदरवन वनस्पति पाई जाती है। सुंदरवन डेल्टा के कारण ही इसका नाम सुंदरवन वनस्पति भी पड़ा है। यहाँ पर जो सुंदरवन वनस्पति है ये कार्बन का सिंक तो करती है, साथ ही ये पर्यावरण को भी बचाती है। जैसे जो तूफान आते हैं तो ये ऐसी जड़ों के साथ दीवारनुमा संरचना बनाती हैं जो आने वाले चक्रवातों से भी रक्षा करती हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की जड़ भी पाई जाती है। इनमें कैसी? तो उसे हम बोलते हैं न्यू मेटाफोर। कौन सी जड़ बोलते हैं? तो न्यू मेटाफोर। ये मैंग्रोव वनस्पति में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की जड़ है। कैसी विशेष प्रकार की जड़ है? किसमें? मैंग्रोव में पाने जाने वाली, मैंग्रोव वनस्पति में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की जड़ है। क्योंकि जो मैंग्रोव वनस्पति है वो खारे पानी में उगती है, तो खारे पानी में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण तो ये जड़ें बाहर निकल जाती हैं। तो कैसे? जैसे आप दिख रही होंगी उभरी हुई, तो ये क्या है? इनकी जड़ें हैं। इनको हम न्यू मेटाफोर जड़ों के नाम से जानते हैं और ये वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए ये कौन सी न्यू मेटाफोर जड़ें वनस्पति में पाई जाती है। भारत में बंगाल की खाड़ी, सुंदरवन डेल्टा के साथ साथ कच्छ की खाड़ी, तमिलनाडु में भी बहुत जगह पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। चलिए दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 किसकी अध्यक्षता में मंजूरी दी गई? तो हमारे पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में इसको मंजूरी दी गई। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी निर्मित गुरुद्वारा फजली का
फजलिका पंजाब में। और इसकी लकड़ी कहां से आई थी? तो यूके यानी इंग्लैंड से इसकी लकड़ी आई थी, और पहला गुरुद्वारा जो लकड़ी से बना है फजलिका पंजाब में बना है। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं हमारे केशव रामचंद्रन। केशव रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। केशव रामचंद्रन को इसका नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नए स्टील्थ युद्धपोत को शामिल किया है? तो आईएनएस तमाला। आईएनएस तमाला। और आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि विदेश में बनने वाला ये भारत का अंतिम पोत होगा। इसके बाद जितने भी पोत बनेंगे तो वो भारत में मेक इन इंडिया के तहत ही बनाए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में गोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। गोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है भारत प्लस सिंगापुर। सिंगापुर इन दोनों के बीच जो थल सेना है, थल सेना का अभ्यास है हमारा गोल्ड कुरुक्षेत्र। गोल्ड कुरुक्षेत्र क्या है? ये अभ्यास है। साथ ही इसमें अभी भारत ने इनके साथ सिम्बैक्स अभ्यास भी किया था। सिम्बैक्स भी ये नौसेना का अभ्यास है। नौसेना अभ्यास किसके साथ? भारत और सिंगापुर के साथ नौसेना अभ्यास सिम्बैक्स। सिम्बैक्स के साथ अगर मैं दो इससे मिलते जुलते अभ्यास लिखूं तो सिलिनेक्स और सिम्बैक्स, ये दो अभ्यास। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है। किसके बीच? तो भारत और श्रीलंका। और सिम्बैक्स भारत और कंबोडिया के बीच होता है। तो ये हो गया युद्ध अभ्यास। अगर मैं बात करूं और कुछ युद्ध अभ्यासों के जो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ करता है, तो नेपाल के साथ सूर्य किरण, नेपाल के पास सूर्य किरण। बांग्लादेश के साथ हम संप्रीति और बोंगो सागर। चीन के साथ हम हैंड इन हैंड अभ्यास करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं श्रीलंका के साथ सिलिनेक्स हो गया। मित्र शक्ति भी श्रीलंका के साथ किया जाता है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। श्रीलंका शक्ति से अगर बात करूं तो शक्ति, वरुण, गरुड़ और फ्रिंजेक्स ये किसके साथ करता है? तो भारत और फ्रांस के बीच किए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे के टाइगर ट्रम्प हुआ और मालाबार युद्धाभ्यास तो ये किसके बीच हुए हैं? तो भारत और यूएसए के बीच हुए युद्ध अभ्यास है। चलिए, तो ये युद्ध अभ्यास जिसमें भारत और सिंगापुर की थल सेनाओं ने भाग लिया। हाल ही में तमिलनाडु में प्रस्तावित 4 लेन राजमार्ग परियोजना किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई? तो ये हमारी जो हमारी योजना है जिसमें भारत के चारों ओर की जो सड़कें हैं इनको हम जोड़ेंगे, और उस योजना का नाम है भारतमाला परियोजना। हाल ही में किसने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में सुविधाएं उद्घाटन की हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने ये उद्घाटन किया है। हाल ही में रिक्लेम फ्रेमवर्क किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो रिक्लेम कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। हाल ही में NIPCCD का नाम बदलकर किसके सम्मान में रखा गया है? तो सावित्री बाई फूले जी के सम्मान में इसको रखा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आज का आपके लिए। हाल ही में इसरो के प्रमुख DV नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो हमारे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, एजेंसी, इसने क्या, इसके जो हेड हैं, इसके हेड कौन है, तो इसके हेड हैं हमारे वी नारायणन, नारायणन। तो इनको क्या, कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इनको जेपी बिड़ला, जेपी बिड़ला मेमोरियल, जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये जो जेपी बिड़ला पुरातात्विक, खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये पुरस्कार जेपी बिड़ला पुरातात्विक, जेपी बिड़ला पुरातात्विक, खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक, खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक संस्थान द्वारा दिया जाता है, संस्थान द्वारा दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, जो हमारे देश के लिए कुछ विशेष कार्य करते हैं, उनको लिए दिया जाता है। तो अभी किसी को मिला है, तो हमारे जो डॉक्टर वी नारायणन जी हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। तो वी नारायण जी को जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कुछ पुरस्कार जो 2025 में इस बार मिले, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। 2025 के महत्वपूर्ण पुरस्कार, एक नजर इन पर भी हम डाल लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास तो इतना समय है नहीं कि आप इसको बार बार रिवाइज करें। तो ये क्या है, हमारी जिम्मेवारी है कि आपको बार बार इनका रिवीजन करते रहें। जैसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये किसे मिला है, तो ये बानू मुश्ताक जी को मिला है। किसे, बानू मुश्ताक को ये मिला है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक जी को मिला है। वहीं मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो मिस वर्ल्ड ओपल सुजाता बनी है, ओपल सुजाता जी इस बार मिस वर्ल्ड बनी है, जिनका नाम शायद आपको रटा हुआ होगा, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे विनोद कुमार जी को मिला है। विनोद जी को हमारे क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान किसे मिला है, तो ये हमारे भद्रेश दास जी हैं, इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करूं तो पद्म पुरस्कार इस बार कितने मिले हैं, तो पद्म पुरस्कार इस बार 139 लोगों को मिला है, यानी 139 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं प्रीतिजेकर पुरस्कार किसे मिला है, प्रीतिजेकर पुरस्कार हमारे लिया जियाकुन को मिला है, लियू जियाकुन को मिला है, जापान के हैं, और ये किसका है, तो वास्तुकला का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। वहीं जैन समाज का धर्म चक्रवर्ती पुरस्कार, धर्म चक्रवर्ती पुरस्कार किसे मिला है, तो ये हमारे पीएम मोदी जी को मिला है। वहीं अगर बात करूं लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है, लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है, तो ये हमारे जो मंगलम बिड़ला जी हैं, मंगलम बिड़ला जी को इनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ पुरस्कार जो मिले हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी का युवा साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, तो प्रवेश यादव जी को मिला है। वहीं अंग्रेजी का साहित्यिक पुरस्कार किसको मिला है, तो वो ईस्टर्न किर को मिला है। हिंदी का गगन गिल को मिला है। चलिए, तो ये हमारे नारायण जी, जिनको सम्मानित किया गया है जेपी बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से। चलिए, हाल ही में फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर किसने विकसित किया है, इंडिकेटर किसने विकसित किया है, तो इसको विकसित करने वाला हमारा दूरसंचार विभाग है। दूरसंचार विभाग ही क्या कर रहा है,
इसको विकसित कर रहा है। किसके लिए? जो आपके फोन पर फ्रॉड होते हैं उसके लिए क्या कर रहा है, ये इंडिकेटर निकाल रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? तो नल्ला बना है। कौन सा? पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान ये बना है। हाल ही में किस देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप में मान्यता देने वाला देश बना है? तो रूस ने इनको मान्यता दे दी है। हाल ही में भारत के किस देश के साथ हरित इस्पात और एल्यूमिनियम के लिए समझौता हुआ है? तो ये हमारे यूएई के साथ भारत ने समझौता किया है। चलिए, आज का हो गया क्वेश्चन सेकंड लास्ट, जिसका नंबर है 9 नंबर। हाल ही में किन दो भारतीय महिलाओं ने बैडमिंटन खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? अभी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारी जो तन्वी शर्मा जी हैं और जो हमारी वेनेला कृष्णा जी हैं, इन्होंने क्या किया है? इतिहास रच दिया है। इन्होंने एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट में दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और ऐसा भारतीय बैडमिंटन इतिहास में पहली बार हुआ है कि दो खिलाड़ियों ने अपने अपनी प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता हो। तो ये कौन कौन है? तो तन्वी और वेनेला कृष्णा ने क्या जीता है? बैडमिंटन खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। दोनों खिलाड़ी ये रही अंडर 19 की दोनों खिलाड़ी हैं। जब आप एक पेपर निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आप नींद को नहीं छोड़ पा रहे, सिर्फ उसी उम्र में ये दोनों खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतकर ला रहे हैं। और इनके जीवन में भी, जैसा मैंने आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताया था, संघर्ष होगा और बहुत बड़ा संघर्ष होगा। जिसको जीतकर ये निकली है तो इनकी जीत भी उतनी ही बड़ी है कि इन्होंने इतिहास रच दिया है। इतिहास रचने के लिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, या तो सो लो या फिर आपको सफलता मिलेगी। काम एक ही होगा। चलिए, आप सोचते हैं कि हम सोते रहें और सफलता भी हमें मिल जाए, तो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। अगर आप भगवान से कुछ अच्छी किस्मत लिखवा कर लाए हो तब तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, वरना ये गारंटेड बात है। चलिए, हाल ही में भारत सरकार के प्रमुख राजमार्गों ने टोल टैक्स कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? तो इन्होंने 50% की कटौती की है। जैसे हमारे शर्मा जी है ना, शर्मा जी को आप लोग जानते होंगे। हमारे शर्मा जी क्या चाहते तो हैं बहुत बड़ा बनना, लेकिन मेहनत करे कोई और। हाल ही में यूरोपीय संघ ने वर्ष 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने 90% कटौती का लक्ष्य रखा है। और कब की तुलना में? तो 1990 में जो गैस उत्सर्जित होती थी उसकी तुलना में। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना कार्यालय, ये फिर नल्ला, ये पाकिस्तान के भी सवाल बहुत आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली महिला फाइटर पायलट कौन? तो ये इस पर आप इंपोर्टेंट लगा लेंगे, ठीक है। पहला पहला प्यार आदमी को नहीं भूलता, तो जो पहला पहला क्वेश्चन है उसको भी आपको याद रखना है। तो कौन बनी है? आस्था पुनिया। आस्था पुनिया बनी है, ठीक है। तो आस्था पुनिया जी का आप नाम याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम सवाल। आज का अंतिम सवाल आपके लिए हाजिर है। हाल ही में इग्नू की पहली कुलपति कौन, महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई है? तो इग्नू जो हमारा क्या है, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग क्या है? यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय है, ठीक है। क्या है? इग्नू इसका नाम है, इग्नू। और इसकी स्थापना 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ओपन और क्या है? एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है और इसके इतिहास में, आज तक के इतिहास में पहली महिला बनी है 1985 से। और अब कितने साल हो गए? 85 से और 25 लगभग 40 वर्षों में। 40 वर्षों में पहली महिला कुलपति। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है
प्रोफेसर उमा कांजी लाल। प्रोफेसर उमा कांजी लाल इसकी क्या बनी है, तो इसकी पहली महिला कुलपति के तौर पर नियुक्त की गई है। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। इग्नू की यूनिवर्सिटी की आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये है। तो इसकी कुलपति कौन बनी है, तो उमा कांजीवाल इसकी कुलपति बनी है। तो आज के ये थे हमारे 10 सवाल, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों, प्रयास के साथ साथ आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।